में पढ़ना है तो हम सारी चीज़ें नहीं इसमें बात करेंगे। मेन हमें फैक्टर्स की बात करनी है। फैक्टर्स यानी कि जो भी प्लांट है, प्लांट को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो अगर किसी भी प्लांट की ग्रोथ पे जो प्रभाव होता है वो 2 प्रकार का प्रभाव होता है। एक तो होगा इंटरनल यानी कि जो उनके आंतरिक कमियाँ हैं या आंतरिक कुछ उनके लक्षण हैं, वो कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं पौधों को। दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। बाहरी फैक्टर यानी बाहर से उन पे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे कोई न कोई प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है? तो अब देखिए क्योंकि हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ना है तो हम मोस्टली क्या देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। इंटरनल फैक्टर्स की बात अगर करें तो इंटरनल फैक्टर्स जो है इंटरनल फैक्टर्स में मोस्टली वे फैक्टर्स आएंगे जो उनकी डीएनए से रिलेटेड हो। जेनेटिक्स के बिहाफ पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स आएंगे। और इन इंटरनल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि किसी भी सीड की यील्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो जो है बैक्टीरिया से या जितने भी लिविंग डिकम्पोजर्स है या ऑर्गेनिज्म है उनसे कितना प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, इंसेक्ट से कितने आप प्रोटेक्ट कर सकता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उनमें क्रॉसिंग कितनी हो सकती है या पॉलिनेशन कितना हो सकता है, उनका डीएनए जो है कितने अच्छे से डेवलप कर सकता है और कितना इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं। और क्योंकि हमें इंटरनल इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल का मतलब है एक्सटर्नल में अगर हम देखें किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट का जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वही हमारे क्या हैं इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं फॉर ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ के लिए। तो पौधों की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कि पहला है आपका क्लाइमेटिक। ठीक है, क्लाइमेटिक यानी कि जो बाहर का वातावरण है उसके भी आप पे देखेंगे। दूसरा आपका इडोफिक इडोफिक नहीं इडेफिक है। ठीक है, इडेफिक फैक्टर्स की बात करते हैं। इडेफिक उसके बाद आता है आपका थर्ड जो है बायोटिक, फोर्थ आपका फिजियोग्राफिक एंड फिफ्थ आपका सोशियो इकोनॉमिक्स। ये जो 5 फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये जो है प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम अगर किसी भी प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो 50 से 70% जो इफेक्ट करते हैं पौधों पे वो क्या होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करता है उसके बारे में ये दिया गया है। आपको इंटरनल फैक्टर्स के बारे में कम पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं, पहला हमारा है क्लाइमेटिक। ठीक है, तो क्लाइमेट के अंतर्गत भाई जैसे आप लोग हैं कहीं पे भी रहते हैं, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ का मौसम चेंज है, बीमार हो गए, पानी चेंज है, बीमार हो गए, आपको सही से खाना नहीं मिलता। इवन आप जो है पेपर देने जाते हैं बहुत दूर दूर से रहते हैं तो वहाँ पे रहते हैं तो हो सकता है कभी आप पहुँचें तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। कभी एग्ज़ाम देने जाते हो आप पूरे दिन रात जो है ट्रेन में चले जा रहे हो और जो अचानक पहुँचते हो तो आपको नींद आती है, आप पेपर नहीं दे पाते हो या थकान की वजह से थोड़ी-सी दिमाग काम नहीं करता, ये सारी समस्याएँ आती रहती हैं। तो उसी तरह से इनमें भी देखें तो अगर जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, इसमें क्लाइमेट के अंतर्गत हम वेदर की बात करेंगे, वहाँ मौसम कैसा है, बारिश ज़्यादा हो रही है कि बारिश कम एकदम सूखा पड़ा हुआ है कि खूब बर्फ़ पड़ रही है, ये सारी चीज़ें क्या हमारी क्लाइमेटिक्स में आती हैं। तो अब जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी अगर हम देखें तो पहला है हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, सेकंड आपका टेम्परेचर, थर्ड आपका जो एयर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और फोर्थ आपका सोलर रेडिएशन, फिफ्थ आपका जो है विंड वेलोसिटी और सिक्स जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर आती हैं। तो अब देखिए जो इसमें पहला प्रेसिपिटेशन की बात आती है, प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत हम मोस्टली उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं लाइक स्नोफॉल हो गया, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, बर्फ़ पड़ गई। जैसे अभी जो है सर्दियों वाले टाइम होता है, गेहूँ की बुआई आप करते हो, तो मोस्टली जब उसमें एकदम फलियाँ लग जाती हैं,
मतलब जैसे ही इसमें अनाज लगता है तो अचानक जो है ऐसी बारिश होती है, ठीक है? कहते हैं भैया जो है खूब बर्फ़ पड़ी है, ओला पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है जो है, बर्फ़ पड़ा और पूरी-पूरी जो है गेहूँ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हुँ? तो इसमें क्या होता है कि अगर बर्फ़ जम गई तो फसलें जो है आसानी से जो है ग्रो नहीं कर पाएँगी, उनकी जो सीड जो है जल्दी डैमेज हो जाएँगे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि क्या हुआ प्लांट ही सब जो है गिर गए, ज़मीन से जैसे मिट्टी के टच में आए, सब के सब निपट गए। ठीक, दूसरा आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मोस्टली जितनी अगर हम प्लांट की बात करें, तो हमारे 20 से लेके 25, ठीक है? ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना 25 से क्या 40 डिग्री सेल्सियस तक भी आप ले सकते हैं, ठीक है? बट हमारा जो रूम टेम्परेचर है कि अगर आपको ग्रीन हाउस वाले में आपको डेवलप कराना हो, ठीक है? आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू कराएँ तो आपको जो है 20 से 25, ठीक है? मैक्सिमम आप बहुत कर सकते हो 20-30 तक भी ले सकते हो, लेकिन जो हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आप उनको ग्रो कराते हैं, तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन या अधिक से अधिक उनकी ग्रोथ हो पाती है। फिर भी जो नॉर्मल रेंज है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। उससे ज़्यादा अगर लो टेम्परेचर है, तो भी प्लांट प्रॉपर नहीं ग्रो कर पाएँगे और उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो भी उनको समस्याएँ होती हैं। थर्ड आपका आता है ह्यूमिडिटी। अगर देखो ह्यूमिडिटी आपकी एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो भी प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इवेपोरेशन या जो ट्रांसपिरेशन है, वो ज़्यादा होगा, ठीक है? वाटर वेपर के फॉर्म में जो है, वो वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक होगा और इसमें जो है प्लांट को पानी की कमी हो जाएगी। हुँ? उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें भी ग्रोथ के लिए इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन भी प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा विंड वेलोसिटी। भाई कितनी तेज़ धूप सॉरी धूप नहीं, हवा की बात हो रही है कि जो विंड है, हवा अगर बहुत तेज़ है, तो भी समस्याएँ आती हैं, प्लांट जो है गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और जो है उनमें इवेपोरेशन भी वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और अगर हवाएँ कम हैं, तो हवा अगर हवा की बात करें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत चांसेस होते हैं। हवा चल रही है तो उनके पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं और इज़िली जो है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसमें मोस्टली जो सबसे मुख्य है वो क्या हमारी आती है CO2, ठीक है? CO2 क्योंकि हम जानते हैं कि CO2 की प्रेज़ेंस में ही हमारे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ग्लूकोज के साथ-साथ वाटर और फूड, जो हमारा ग्लूकोज जो क्या हो गया, फूड बन गया, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में देखिए तो जो CO2 है, वो हो गया। उसके साथ ही साथ आपकी क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आप नाइट्रोजन फिक्सेशन जब पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, फिर अमोनिया में, इन सब में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह से ये सॉइल में उनके न्यूट्रिएंट्स को मतलब नाइट्रोजन को प्रॉपर डेवलप करते हैं। तो ये जो गैसेस है, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के आधार पे अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा, अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो भी प्लांट जो है वीक हो जाएगा, नहीं डेवलप करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि लेग्यूमिनेस कभी भी हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें उससे पहले लेग्यूमिनेस वाले प्लांट को हम ग्रो कराते हैं ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी ना हो और वो जो है इजीली ग्रो करे। नेक्स्ट आए अगर हम इडेफिक फैक्टर्स की बात करें, इडेफिक फैक्टर्स में इसमें मोस्टली मेन जो है वो है सॉइल का। मिट्टी जो है प्रॉपर एकदम बढ़िया होनी चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स हैं जो मिट्टी की पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। जैसे अगर हम केंचुए की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, किसानों का दोस्त कहा जाता है। हुँ? तो देखिए सॉइल में अगर देखें तो सॉइल का पहला जो है आपका सॉइल मॉइस्चर, ये इस पे प्रभाव डाल सकता है। सॉइल, एयर, उनके बीच में एयर की क्या प्रेजेंस है, कैसी है और उसका टेम्परेचर, साथ ही साथ मिनरल्स मैटर्स, फिर ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल रिएक्शंस, ये सब क्या है हमारे इडेफिक फैक्टर्स में आते हैं। यानी इसमें टोटली क्या सॉइल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, अगर भाई आप क्या करोगे सॉइल में मॉइस्चर, भाई नमी की कमी है तो क्या होगा, प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, चाहे जितना तुम जो है धान गेहूं उसमें लगाते जाओ,
प्लांट ही नहीं ग्रो कर पाएगा, उसका जर्मिनेशन ही नहीं, सीड जर्मिनेशन होगा ही नहीं। एयर की एब्सेंस है, भाई ऑक्सीजन नहीं मिले, CO2 उसको नहीं मिल रही है, या कोई भी जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट है गैसेस की वो नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी नहीं, जैसा कि अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल जो हमारी टेम्परेचर की रेंज है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। फिर भी हम जब भी आर्टिफिशियल ग्रोइंग कराते हैं तो वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के ही बीच में टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। फिर ऑर्गेनिक मैटर्स, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, लाइक जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उन सबको अगर उनकी कमी हो गई तो भी प्लांट जो है प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दोगे तो सूख जाएगा बेचारा। फिर जो है कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे आपके निमेटोड्स हो गए, कुछ फंगस हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोसोमोनास, एजिटोबैक्टर्स, इन सब की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। निमेटोड्स में देख लें, कुछ एनिलिड्स हैं, एनिलिडा जो है आपका केचुआ, जैसा कि वो मिट्टी की फर्टिलाइजेशन को बढ़ाता है। और कुछ जो इंसेक्ट हैं वो हमारे प्लांट पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनकी फलियों को खा देते हैं, जैसे ग्रासहॉपर है, टिड्डी है, ये क्या करता है आपकी जो भी फसलें हैं उनको जो है उनकी सीड को जो है गायब कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब निपटा देता है। फिर सॉयल रिएक्शन, मिट्टी में जो है कुछ चीज़ें उपस्थित हैं, उनके बीच में अगर जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज़्यादा हो गए या कम हो गए तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ गई, सॉयल की पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो भी क्या होगा, प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल पीएच भी उसका होना चाहिए। अब आते हैं तीसरा जो है आपका बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत प्लांट आते हैं, प्लांट और एनिमल्स की बात करें, आप कहोगे कि भाई प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट का ही क्या रोल है, भाई किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंपटीशन की बात अगर करें प्लांट में, जैसे अगर आप कहीं पे भी हो अकेले घर में अकेले पढ़ते हो तो मन नहीं लगता उतना पढ़ाई में, ठीक है, लेकिन जब वो एक दूसरे को देखते हो, भाई आप तुम सो के उठ रहे हो या जो है बैठे हो, दूसरा बंदा खूब पढ़ रहा है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, तो भी कहते यार चलो ठीक है इतना पढ़ लिया, लाओ यार तुम भी पढ़ लो। जब वो पढ़ रहा है दो चार क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि अभी तुम इसको बताओ यार क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम भी जो है भले ही आधे घंटे पढ़ोगे 10 मिनट पढ़ोगे लेकिन ट्राई करोगे जरूर। उसी तरह से यहाँ पे कंपटीशन की बात होती है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे भी जो प्लांट है, बहुत बड़ा वाला प्लांट है उसके नीचे छोटा वाला प्लांट है, तो छोटा वाला बेचारा हमेशा झुका रहेगा, बड़े वाले के दबाव से थोड़ा तिरछा होगा, या जिधर उसको सूर्य का प्रकाश जिधर मिलता है उस साइड में वो झुक जाता है। तो यहाँ पे प्लांट ही प्लांट के बीच में अगर कंपटीशन होता है फॉर न्यूट्रिशंस के लिए हो, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनके लिए और जो प्रॉपर लाइट है, लाइट के लिए उनमें कंपटीशन होता है, तो उनकी जो स्टेम है या ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है वो उनको इजीली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं प्लांट, तो कंपटीशन होना उनमें ज़रूरी है। पॉलिनेशन के लिए भी हेल्प करता है प्लांट, अदर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में भी पॉलिनेशन होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिंगल फ्लावर वाले हैं, यानी कि सिर्फ मेल उसमें पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जिसमें फीमेल्स होते हैं, मेल फीमेल का जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी प्लांट के थ्रू हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पे प्लांट हैं तो प्लांट का प्लांट में भी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स क्या है, एनिमल्स और इसमें हाँ प्लांट में कुछ भी ऐसे भी प्लांट हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, जो भाई किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं उनमें इफ़ेक्ट करता है। साथ ही साथ अब एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि जितने भी इंसेक्ट हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जो लार्ज लार्ज साइज़ वाले एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट में चले गए जो है, उनकी जो है भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और पूरी फसलों को नुकसान कर देते हैं, जो बहुत बड़े अमाउंट में जो प्लांट एनिमल्स हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि अगर कुछ इंसेक्ट की बात करें, जैसे हनी बी है, ये क्या क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ और भी जो जीव हैं, जैसे अभी अर्थवर्म की बात हुई, तो ये क्या होता है, आपके सॉइल में न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, उनकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ नुकसान करने वाले हैं, चूहा आपका हो गया दुश्मन किसानों का, ये क्या करता है पूरी फसलों को जो है काट के निपटा देता है, अंदर अंदर पूरी जो है होल बना देता है, ताकि जैसे ही उसमें पानी मिला या जो भी हुआ नमी हुई तो सारे प्लांट जो है गिर जाते हैं।
उसके बाद आते हैं फिजियोग्राफिक। फिजियोग्राफिक के अंतर्गत इसमें वे सब फैक्टर्स आते हैं लाइक कि आप हर जितने भी प्लांट हैं सबकी अपनी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो प्लेन एरियाज में खूब डेवलप करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जो हमारे ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत डेवलप करते हैं। जैसे अभी अभी आप चाय की पत्तियों की बात कर लीजिए, तो ये जो पहाड़ी एरियाज हैं वेस्टर्न घाट घाट पे ये जो है इजिली डेवलप कर जाते हैं, या सीढ़ीदार जो एरिया है जहाँ पे पानी ज़्यादा समय तक रुकता नहीं वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि चाय की पत्ती को अपने यहाँ के जो ताल है वहाँ पे जाके लगाओ तो क्या होगा, एक भी नहीं लगेगा। हैं? और तुम चाहो धान की खेती करनी है तुम्हें, तुम सोचो कि नहीं हम जाएं चाचा हमारे प्रधान पहाड़ जुतवा के बुआएंगे धान। हैं? तो कहो कि जो है टड़िया या पहाड़ जो है जोत के हम चाहें कि उसमें धान लगा दें और धान की खूब खेती कर लें, चावल उगा लें, तो थोड़ी ना होगा उसमें चावल। तो ये भी आपका फिजियोग्राफिक जो है ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ पे कि किस प्लांट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसकी बिहाफ पे ही आप क्रॉपिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक्स। सोशियो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वे सब प्लांट्स आते हैं जो आपके पैसे की कमाई के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो कुछ प्लांट्स है जिसमें हम हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स को खूब बनाते हैं। जैसे टमाटर हो गया आपका, हाँ, 12 मास हर महीने आप खाते रहो टमाटर, तो उसकी जो है ज़्यादा क्रॉपिंग होती है। और मोस्टली कुछ लोगों का ये है कि भाई वे उन प्लांट को ज़्यादा यूज किया जाता है जिनमें कम खर्चे हों, साइज कम हो, उसमें घास फूस ज़्यादा न लगे, फसलों की जो प्लांट की जो साइज है वो छोटी हो, तने पत्तियां उसमें कम हो, लेकिन फसल बहुत अच्छी हो। ऐसी ऐसे प्लांट की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोगों में, और वो उसी को ज़्यादा ग्रो कराते हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो ये भी ऐसे प्लांट जो इकोनॉमिकली यूज किए जाते हैं जिससे हमारी अर्निंग कुछ होती है, उन प्लांट की तरफ ह्यूमन जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। या वे प्लांट्स जो इनकी क्रॉपिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उनको हम जो है ग्रो कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है? तो ये आपका ब्रीफ स्ट्रक्चर है। ब्रीफ में हमने बता दिया कि हाँ, ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आप ये पॉइंट्स जो हैं नोट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी का जो इसकी डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं और कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं कि इसमें हम क्या-क्या प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप ज़रूर जो है रूठैया क्लासेस से जुड़िए।